Hello, I am a C final student and today we are going to learn illustration number 7 for the chapter branch accounts for CA Inter directly from our ICA material. So alongside shown is the illustration number 7. So first read this out. So first of all we will read this out and we will pass the journal entries so we get the better understanding of what the ledger should be. Arnold of Delhi, मतलब ये बंदा दिल्ली का है. Trades in ghee and oil. It has a branch at Lucknow. So he dispatches 25 tins of oil at the rate of ₹1000 per tin and 15 tins of ghee at the rate of 1500 per tin. मतलब देखो ये 25 टिन ऑयल के भेजता है, 25 टिन ऑयल at the rate of 1000 per tin. ठीक है, अब ये at the first of every month, हर महीने में बेचता है. तो there are 12 months in a year. तो कितने रुपए का सामान बेचता है? 25 into 1000 into 12. तो ये 3 लाख रुपए का सामान बेचता है. अब सिमिलर बेसिस पर अगर आप देखो तो ये 15 टिन्स ऑफ घी बेचता है एट द रेट ऑफ 1500 फॉर 12 मंथ्स. तो इट कम्स आउट टू 2,70,000. तो ये 5,70,000 रुपए टोटल माल बेचता है टू इट्स ब्रांच, है ना. तो ये अपना पहला पॉइंट है ना. अब आप देखो फिर अब दिल्ली और लखनऊ का डेटा दे रखा है. ये परचेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस है ना, सेल्स है, कलेक्शन है और रेमिटेंस बाई ब्रांच टू द हेड ऑफिस. ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं जैसे स्टॉक, इन सब के डेटर्स, कैश ऑन हैंड, फर्नीचर्स एंड फिटिंग, प्लांट मशीनरी, इन सब के बैलेंसेस दे रखे हैं आपको. ठीक है, अब आप इधर देखो तो ये भी आपको ब्रांच के बैलेंसेस दे रखे हैं. देखो ये वाले जो बैलेंसेस है ये दिल्ली के दे रखे हैं. तो दिल्ली इज नॉट अ ब्रांच, दिल्ली इज द हेड ऑफिस, है ना. सो व्हाट वी हैव टू डू, देखो अब एडिशंस टू द प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन गिवन एट 6,02,715. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% फॉर फर्नीचर्स एंड फिटिंग एंड फॉर plant and machinery it is 15%. So अब देखो ध्यान से पढ़ना. द ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% ऑफ कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. मतलब अब देखो इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है, एंड द जनरल मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन ओवरऑल कंपनी. दिस मींस इंक्लूडिंग द ब्रांचेस. ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. ठीक है, जनरल मैनेजर इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ एंड जनरल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द हेड ऑफिस इज ₹24,000. ठीक है, प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट मींस वी हैव टू यूज डेटर्स मेथड. तो डेटर्स मेथड में क्या बनाते हैं हम? ब्रांच अकाउंट बनाते हैं. तो प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स. तो आपको पता होगा डेटर्स मेथड और स्टॉक इन डेटर्स मेथड में क्या होता है कि वी प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज इन द हेड ऑफिस बुक्स. सो वी हैव टू प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स एंड आल्सो प्रिपेयर द आर्नोल्ड्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो अब देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, ये दिल्ली वाले बैलेंसेस आएंगे और जो ये आपका ब्रांच अकाउंट है वो हमारी ब्रांच कौन सी है? हमारी ब्रांच है इट हैज अ ब्रांच एट लखनऊ. तो हमारी सिर्फ एक ही ब्रांच है दैट इज एट लखनऊ एंड दिल्ली इज आवर हेड ऑफिस. तो वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब अपन सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आप समझो कि हमने इसे माल दिया. नहीं, सबसे पहले आप समझो कि मैंने क्या बोला, ब्रांच के जितने भी बैलेंसेस होते, देखो होता क्या है डेटर्स मेथड में, जितने भी बैलेंसेस ब्रांच के होते हैं हम ईयर के ओपनिंग में सारे बैलेंसेस ब्रांच को दे देते हैं. जैसे मान लो कि ब्रांच के जितने भी बैलेंसेस थे, जैसे ये देखो स्टॉक है ना, स्टॉक घी और ऑयल का. ठीक है, ये घी और ऑयल का जो स्टॉक है, ये देखो घी और ऑयल, है ना. डेटर्स, कैश ऑन हैंड, फर्नीचर्स एंड फिटिंग, हम क्या करते हैं ये सारे बैलेंसेस ब्रांच को दे देते हैं. तो एंट्री वुड बी अब देखो जितना भी डेटर्स थे हमारे पास, जो ब्रांच के डेटर्स थे, हम डेटर्स मेथड में क्या होता है ओपनिंग में जितने भी डेटर्स थे वो हम क्या करेंगे ब्रांच को दे देंगे. दिस मींस दिस बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू द ब्रांच अकाउंट. तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा, हमें कहां पे एंट्री डालनी है? हेड ऑफिस के बुक्स में एंट्री डालनी है. तो मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ डेटर्स मेथड में 2 ही टाइप की एंट्रीज डलती है. एक तो जो मैं ब्रांच को देता हूं और एक जो मैं ब्रांच से लेता हूं. तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, आप ये समझो नोशनल बेसिस पे ये स्टॉक, ये डेटर्स, ये कैश, ये फर्नीचर्स एंड फिटिंग, ये प्लांट एंड मशीनरी हम ट्रांसफर कर रहे हैं टू आवर ब्रांच. सो द एंट्री विल बी ब्रांच इज द रिसीवर. तो एंट्री विल बी ब्रांच अकाउंट डेबिट. तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट द रिसीवर. तो ब्रांच अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द सम टोटल ऑफ दिस ऑल बैलेंसेस. तो इट विल बी ब्रांच अकाउंट डेबिट, है ना. तो अब हमने क्या दिया ब्रांच को, हमने एक तरीके से देखे तो स्टॉक दिया. ठीक है, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कितने रुपए से? स्टॉक हमने दिया है टोटल ब्रांच को, वी हैव गिवन स्टॉक ऑफ घी एंड ऑयल. तो ये सबसे पहले एंट्री हुई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू what is this? It is cash on hand, है ना. टू डेटर्स टू कैश ऑन हैंड, we have to post this entry. टू डेटर्स, this amount is 1 minute, wait a minute. Debtors 7,715. टू कैश, ये कितने रुपए से एंट्री है आपकी? ये आपकी एंट्री हो जाएगी 7,540.
ठीक है, ये भी आपकी एंट्री होगी, है ना। 7000 टू फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स, ये आपकी जर्नल एंट्री होगी। फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स आपने ट्रांसफर कर दिया ब्रांच को, है ना, ये भी हो गया आपका जर्नल एंट्री। टू प्लांट एंड मशीनरी, है ना, टू, बस इतना ही है ना, इतना ही है आपकी जर्नल एंट्री। तो अब आपका देखो, अगर आप देखो तो ये टोटल साइड टैली हो जाएगी, तो अगर आप इसका टोटल मारो तो ये भी आ जाता है 133540। सो द एंट्री विल बी वी हैव डेबिटेड द ब्रांच बिकॉज वी हैव गिवन व्हाट वी हैव गिवन टू द ब्रांच, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड फर्नीचर्स एंड फिक्सचर। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री तो ये होगी। फिर आप सोचो कि अब हमने क्या दिया ब्रांच को, अब हमने ब्रांच को ये वाला सामान दिया, घी दिया और ऑयल दिया, तो एंट्री विल भी क्या होगी कि ब्रांच इज द रिसीवर, ठीक है। ब्रांच को हमने क्या दिया, ब्रांच अकाउंट डेबिट, तो हमने क्या क्या दिया, घी दिया और ऑयल दिया, तो इज इक्वल्स टू सम, है ना, सम ऑफ दिस। तो ये जो आपका 5,70,000 रुपए है, इतने का सामान हमने पूरे साल में ट्रांसफर किया टू द ब्रांच, तो एंट्री विल बी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, है ना, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, है ना, ये आपको पता होगा। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि ये जो प्राइस है 1000 और 1500, इट इज अज्यूम्ड टू बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस गुड्स, क्योंकि आपको पता होगा अब हमें ये जीएसटी भी जो बैलेंस हो रहा है, ये हमें क्या कहां से नॉक ऑफ करना होता है, ये हमें परचेजेस से नॉक ऑफ करना होता है। सो व्हाट वी हैव टू पास एंट्री, जीएसटीबी अकाउंट डेबिट, जीएसटीबी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ये हेड ऑफिस के बुक्स में एंट्री डलेगी कि ये हमने अपनी परचेज ही कम कर दी, जो हमने ब्रांच को माल बेचा, एंट्री डाली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जीएसटीबी अकाउंट, एंड व्हाट वी हैव पोस्टेड इज जीएसटीबी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, है ना। तो हमने क्या एंट्री डाली, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जीएसटीबी एंड जीएसटीबी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। मतलब ये क्या होगा, ये जो हेड ऑफिस की जो ये परचेजेस है ना, ये वाली परचेजेस, इसमें से ये 5,70,000 रुपए ना, ये इसमें से माइनस हो जाएगा। सो द एंट्री विल बी जीएसटीबी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो ये भी आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। अब आप समझो ये सारी चीजें हुई, है ना। अब देखो एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, मतलब मैंने क्या बोला, डेटर्स मेथड में सिर्फ दो ही एंट्री रिकॉर्ड होती है, एक तो जो हेड ऑफिस करता है और एक जो ब्रांच हेड ऑफिस के लिए करता है। एक हेड ऑफिस जो ब्रांच के लिए करता है और एक ब्रांच हेड ऑफिस के लिए करता है, दो, ठीक है। तो एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, तो अब हेड ऑफिस क्या बोलेगा कि मैंने ब्रांच के बिहाफ पे एक्सपेंसेस पे किए, तो आई विल रिसीव दिस अमाउंट फ्रॉम द ब्रांच, सो आई विल डेबिट ब्रांच। तो एंट्री विल बी ब्रांच अकाउंट डेबिट। तो ऑब्वियसली बात है, अब क्या हुआ होगा, मेरा कैश चला गया होगा, तो दिस विल बी टू हेड ऑफिस कैश, ठीक है। हेड ऑफिस का जो कैश बैलेंस है वो कम हो गया होगा, तो एंट्री विल बी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस कैश, ठीक है। अगर मान लो अभी इसकी पेमेंट नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी एंट्री, टू क्रेडिटर अकाउंट, है ना। तो अब हेड ऑफिस के बुक्स में क्या एंट्री आएगी कि भाई मुझे ब्रांच से पैसे लेने हैं, किस चीज के पैसे लेने हैं, जो मैंने उसके बिहाफ पे एक्सपेंसेस दिए, तो एंट्री विल बी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस कैश ऑब्लिक क्रेडिटर, है ना। अब देखो ब्रांच ने सेल करी, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, पता है क्यों, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आती है जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में हुई है, या ब्रांच या हेड ऑफिस के बीच में। अब देखो ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ना, वो ये ब्रांच और उसके कस्टमर्स के बीच में, सो इट विल हैव नो इंपैक्ट ऑन द ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स, ठीक है। अब इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब आप समझो कि इसका इंपैक्ट बस इतना आएगा कि कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, इतने रुपए ब्रांच ने कलेक्ट किए, लेकिन इससे भी कोई मतलब नहीं है। ब्रांच ने मान लो 6,47,330 रुपए कलेक्ट किए, तो इससे भी हेड ऑफिस के बीच में मतलब हुआ क्या कि ट्रांजैक्शन किसके बीच में है, ब्रांच और उसके कस्टमर के बीच में, इसमें हेड ऑफिस का कोई रोल नहीं है, तो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ये भी नहीं रिकॉर्ड होगी। अब क्या रिकॉर्ड होगा, रेमिटेंस बाय ब्रांच टू द हेड ऑफिस। अब हमें ब्रांच से पैसा मिला, तो अब हमारी जो एंट्री होगी वो होगी हेड ऑफिस कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। हेड ऑफिस कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए होगा, हेड ऑफिस कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 6,13,250 रुपए मिला टू ब्रांच अकाउंट, टू ब्रांच अकाउंट, है ना, टू ब्रांच अकाउंट। तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाती है। तो एंट्री क्या हुई, हेड ऑफिस कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, दिस इज आवर जर्नल एंट्री। अब आप समझो कि अब हम क्या करेंगे, जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे ना, क्लोजिंग बैलेंसेस कौन से, जैसे ब्रांच का स्टॉक, ब्रांच का ये जितना भी स्टॉक है ये वाला, ठीक है। डेटर्स का बैलेंस हमें निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। अभी हम निकालते हैं कैश इन हैंड और फर्नीचर्स एंड फिटिंग, ये अब जितना भी क्लोजिंग बैलेंस है ना, अब ये हमारा बन जाएगा, अब ये हमारा हो जाएगा, मतलब ये सारे बैलेंसेस अब हेड ऑफिस के हो जाएंगे। मैंने क्या बोला, ईयर ओपनिंग में हम ये सारे बैलेंसेस देते हैं और ईयर एंड पे ये सारे बैलेंसेस हम ले लेते हैं। तो अब हम एंट्री क्या डालेंगे, अब हम बोलेंगे कि हमारा स्टॉक बन गया, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है। स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 13,250 प्लस 44,750, ठीक है। डेटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये हमारा डेटर बन गया। अब ना अब हेड ऑफिस क्या करेगी, ब्रांच के बैलेंसेस ले लेगी। अब आप देखो डेटर्स का बैलेंस कैसे निकालोगे आप, ओपनिंग डेटर्स इतने थे, ठीक है, ओपनिंग डेटर्स इतने थे, आपने कलेक्ट जो सेल करी वो कितनी करी, दिस
प्लस दिस, ठीक है, इसमें से आपने इतना कलेक्शन कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपके ओपनिंग डेटर्स थे, इसमें से आपने सेल जोड़ दी, माइनस कर दिया कलेक्शन, तो दिस मींस दिस इज आवर क्लोजिंग डेटर्स, तो ये 86,900 रुपीज आ जाता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, कैश इन हैंड या बैलेंस ले लेते हैं। तो अब देखो अगर आप समझ पा रहे हो कैश इन हैंड में क्या है, ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 7,540, अब हमने कितने रुपए ले लिए, 12,350। अब देखो अगर आप इसमें ना लेजर अकाउंट बनाना चाहो तो आप समझो, देखो 7,540 हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है, 7,540 हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, जो हमने कलेक्शंस करी वो कितनी करी, 6,47,330। इसमें से हमने 6,13,000 रुपए तो हेड ऑफिस को दे दिए, ठीक है, और अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस इतना ही बचा, तो इसका मतलब क्या है, इतने रुपए ब्रांच एक्सपेंसेस है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, ब्रांच एक्सपेंसेस किसके बीच में ट्रांजैक्शन हुई होगी, ब्रांच और उसके क्रेडिटर के बीच में, इसका हेड ऑफिस में कोई रोल नहीं है, तो इसलिए हम इसमें कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, सीधा क्लोजिंग कैश बैलेंस ले लेंगे। तो क्लोजिंग कैश बैलेंस अगर मान लो आपको नहीं दिया होता तो आप कैसे निकालते, 7,540 प्लस कलेक्शन इतना हो गया, इसमें से आपने हेड ऑफिस तो इतना पैसा दे दिया, ठीक है। अब मान लो अब फिर क्या दिया होता है आपको, ब्रांच एक्सपेंसेस दिए होते, तो जैसे हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो आ रही है ब्रांच एक्सपेंसेस, तो ये आ रही 29,270, तो आपको क्या दिया होता, 29,270 दिया होता एज अ ब्रांच एक्सपेंसेस, तो फिर इससे आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस निकलता। बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये चीज, मान लो यहाँ पे भी यहाँ पे क्या दिया होता, क्वेश्चन मार्क दे देते और आपको ये दे देते क्वेश्चन में कि 29,270 इज द ब्रांच एक्सपेंसेस, तो आप कैसे कैश बैलेंस निकालते, तो आप क्या करते, 7,540 प्लस कलेक्शंस, ठीक है, प्लस कलेक्शंस माइनस ट्रांसफर टू हेड ऑफिस, माइनस कर दो आप ये जो 29,270 एक्सपेंसेस है ना, ये आप माइनस कर दो, तो अब आपका जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 12,350। तो दिस इज आवर कैश बैलेंस, तो ये भी हमारी जनरल एंट्री हो जाती है। हम इसमें आप समझो ब्रांच डेटर्स मेथड में हम कोई भी खर्चा नहीं रिकॉर्ड करते, पता है क्यों, आप समझो कि मैंने आपको पहली वीडियो में ये समझाया था कि मान लो 1 लाख रुपए के मेरे डेटर्स है, 1 लाख रुपए डेटर्स है, ठीक है। अब मान लो बेड डेट्स की क्या एंट्री होती है, बेड डेट्स की एंट्री होती है कि बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, है ना। तो अगर मान लो मैं 10,000 रुपए की एंट्री डाल देता हूँ, ठीक है, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, 90,000 रुपए, है ना। अब आप समझो कि मान लो अगर मैं ये एंट्री नहीं डालता और मैं क्लोजिंग बैलेंस 90,000 रुपए लिखा, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला इंपैक्ट क्या जाता, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो अल्टीमेटली तो खर्चा बुक हो ही जाता ना, अल्टीमेटली तो खर्चा बुक हो ही जाता। उसी मेथड पे ये काम करता, इसमें हमें खर्चे नहीं रिकॉर्ड करने, हमारा ऑटोमेटिक खर्चा बुक हो जाएगा। जब इस लेजर में डिफरेंस आएगा ना, वो अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक उठा लिया, डेटर उठा लिया, कैश उठा लिया, है ना, स्टॉक डेटर कैश, है ना, ये हमने उठा लिया। और फर्नीचर्स एंड फिट इन, तो फर्नीचर्स एंड फिट इन का बैलेंस हमने उठा लिया 5,625 रुपए। तो हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन, वी हैव इनकॉर्पोरेटेड स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर्स एंड फिक्चर अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक। तो एंट्री विल बी, है ना, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर्स अकाउंट डेबिट, एंड हु हैव गिवन दिस, ब्रांच हैव गिवन दिस, तो क्रेडिट द गिवर, है ना, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो हु हैज गिवन दिस, ब्रांच हैज गिवन दिस, तो एंट्री विल बी टू ब्रांच अकाउंट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हुई, ये हो गई। अब देखो हमारी, देखो मतलब बहुत सिंपल है, ईयर की ओपनिंग में हमने जितना भी ओपनिंग बैलेंस था वो हमने ब्रांच को ट्रांसफर किया। ये सारी चीजें नोशनल बेसिस पे है, लेकिन इसकी एंट्री लेनी है। एंट्री कैसे लेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू डेटर टू कैश टू फर्नीचर एंड फिक्चर, ठीक है। अब देखो, अब जो हमने माल भेजा तो एंट्री डाली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जीएसटीबी अकाउंट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये हमने अज्यूम किया है कि इट जो अमाउंट, मतलब जिस अमाउंट पे ब्रांच को दिया गया है, इट इज एट कॉस्ट, ठीक है, और हमने इसे पूरा का पूरा परचेजेस से नॉक ऑफ कर दिया। अगर ये अज्यूम किया जाए कि इट इज नॉट एट कॉस्ट, सो अप टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इट विल बी क्रेडिटेड टू द परचेज अकाउंट एंड द रेस्ट ऑफ इट विल बी ट्रांसफर टू द ब्रांच अकाउंट। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, है ना, पढ़ा था ना जब स्टॉक एंड डेटर्स मेथड पढ़ाया था मैंने, तो ये वाली एंट्री होगी। फिर आप समझो कि जब हेड ऑफिस ने मुझे कैश, ब्रांच ने मुझे कैश दिया, तो एंट्री क्या हुई, ब्रांच हैज गिवन मी द कैश, तो मेरा तो ब्रांच नहीं, ये तो मैंने क्या हुआ, हेड ऑफिस के भी ब्रांच के बिहाफ पे मैंने खर्चे पे किए, तो एंट्री इज ब्रांच के बिहाफ पे पैसे दिए मैंने, तो मुझे ये पैसा ब्रांच से लेना है। सो आई हैव डेबिटेड द ब्रांच एंड क्रेडिटेड माय कैश अकाउंट। अब जब ब्रांच ने मुझे जब पैसे दिए तो मुझे क्या रिसीव हुआ, हेड ऑफिस क्या बोलेगा, हेड ऑफिस बोलेगा मुझे आई हैव रिसीव्ड द कैश, तो हेड ऑफिस कैश बैलेंस हैज बीन इंक्रीज एंड क्रेडिट द गिवर, हु हैज गिवन दिस अमाउंट हैज बीन गिवन बाय द ब्रांच, सो दिस विल बी द जनरल एंट्री। अब एट द एंड वी हैव टू इनकॉर्पोरेट ऑल द लेजर बैलेंसेस ऑफ ब्रांच इनटू आवर लेजर, तो वी हैव टू पास द एंट्री स्टॉक अकाउंट डेबिट, debtors account debit, cash account debit, furniture and furniture, who has given this, branch has given this, so we have to credit the branch account. So this here we completes our branch account ledger. अब हम क्या करते हैं, branch account का ledger बनाते हैं.
सो लेट अस प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री जो ब्रांच अकाउंट में हुई थी वो हुई थी टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू कैश एंड टू फर्नीचर्स एंड फिक्चर। सो वी हैव टू पोस्ट दिस एंट्री, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये वाली जर्नल एंट्रीज डाल देते हैं यहाँ पे, टू स्टॉक, टू डेटर्स, है ना, टू फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स। सो वी हैव पोस्टेड दिस आउट। तो ये बैलेंसेस भी हमारे आ चुके हैं, तो 44,000 रुपए। तो ये हमारी सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्री जो हमने ब्रांच अकाउंट में डाली। फिर हमने ब्रांच को सामान दिया, ठीक है। तो दिस विल बी टू GSTB अकाउंट, ठीक है, टू GSTB अकाउंट एंड इट विल बी ब्रांच अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ 5,70,000। ये भी अब हमारी जर्नल एंट्री हो जाती है। फिर देखो GSTB टू परचेज, ये तो क्या हुआ, हेड ऑफिस के बुक्स में परचेज से नॉक ऑफ हो गए, ये बस आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब देखो ब्रांच अकाउंट टू हेड ऑफिस क्रेडिटर, तो ये क्या हुआ, ये वाली एंट्री भी हमारे मतलब जो हेड ऑफिस ने ब्रांच के बिहाफ पे खर्चा इनकर किया, सो दे हैव डेबिटेड द ब्रांच एंड क्रेडिटेड देयर कैश और क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। अब आपको ब्रांच से पैसा मिला तो इट इज बाय कैश, ठीक है। तो आपको ब्रांच से पैसा मिला तो बाय कैश इट इज 6,13,250। अब अगर आप क्लोजिंग बैलेंसेस इनकॉर्पोरेट कर दो ऑफ ब्रांच, तो स्टॉक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर्स एंड फिक्चर अकाउंट बाय द अमाउंट 58,000, 86,900, 12,250 एंड 5,625। सो अब ये हमारा लेजर अकाउंट बन जाता है। अब जो भी इसमें डिफरेंस आएगा ना इस लेजर अकाउंट में, दैट इज आवर प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच। अब आप देखो क्रेडिट साइज इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, है ना। तो दिस मींस ब्रांच हैज अर्नड अ प्रॉफिट, है ना, 7,76,125 माइनस 17,719, सो इट कम्स आउट टू 58,335 इज द प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच। ये क्या है, प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच है। अब आप ये समझो, ठीक, देखो ये लेट सपोज ये ब्रांच का प्रॉफिट है तो 58,335, लेकिन अब आप देखो ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। लेट सपोज एक्स बी द अमाउंट ऑफ कमीशन, तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन क्या होगा, दिस माइनस दिस। मतलब देखो अगर आप समझ पा रहे हो तो 58,335, है ना, 335 माइनस एक्स इज द प्रॉफिट अवेलेबल, ठीक है। ये क्या हुआ आपका, ये क्या आपका प्रॉफिट अवेलेबल है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ये प्रॉफिट अवेलेबल है। तो अगर आप इसका 10% करो तो इसका 10% अगर आप करो तो मतलब 58,335 माइनस एक्स इंटू 10% इज द अमाउंट ऑफ कमीशन। मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं, अगर आपको समझ आ रहा हो, तो मैंने क्या बोला, एक्स इज इक्वल्स टू जो ये कमीशन का अमाउंट है वो क्या होगा 58,335, ठीक है, माइनस एक्स, ये खर्चा हुआ। अब इसका 10% निकालना है। देखो 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो लेट सपोज कमीशन 100 रुपए है, तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन प्रॉफिट क्या बचा, 58,335 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये माइनस एक्स, ये हमारा प्रॉफिट बचा, है ना, ये हमारा प्रॉफिट बचा। तो अगर मैं इसका 10% करूं, अगर मैं 10% करूं तो ये क्या आता है, मतलब देखो ये इक्वेशन बनी, x इज इक्वल्स टू 58,335 माइनस एक्स। मतलब देखो मैंने क्या किया, प्रॉफिट में से ये x माइनस कर दिया। तो अब देखो अब क्या हुआ, अब मैं अगर इसका 10% निकालूं, इसका मैं मल्टीप्लाई करना था, ये मैंने डिवाइड कर दिया गलती से, ये क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 58 मतलब ये जो प्रॉफिट बचा इसका 10% जो होगा ना वो कमीशन होगा। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं अगर आपको, तो देखो क्या होगा, x डिवाइड विद 10% हो जाएगा, ठीक है, x डिवाइड विद 10% हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस तरफ क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 10x, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 58,335 माइनस x, ठीक है। अब देखो x इस तरफ ट्रांसफर हुआ तो इट विल बी 11x इज इक्वल्स टू 58,335, है ना। तो अब अगर आप देखो 58,335 को अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूं तो इट कम्स आउट टू 5303, दिस इज द अमाउंट ऑफ कमीशन। तो अब आप देखो तो टू ब्रांच कमीशन, ठीक है। अब देखो लेट सपोज ये मुझे मैनेजर को देना है, तो आई विल क्रेडिट ब्रांच अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैं ब्रांच के बिहाफ पे कौन देगा, ये हेड ऑफिस देगा। तो एंट्री क्या होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट, मतलब मैं ब्रांच से पैसा ले लूंगा कमीशन का, एंड आई विल क्रेडिट द ब्रांच मैनेजर अकाउंट, क्योंकि मुझे पैसा ब्रांच मैनेजर को देना है, कितने रुपए, 5303, है ना। तो ये ब्रांच मैनेजर का कमीशन हो गया। अब जो हमारा प्रॉफिट आया ये क्या है, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो ये कितना हो गया, दिस माइनस दिस, तो इट कम्स आउट टू 53,032। तो अब आप समझ गए होंगे आफ्टर चार्जिंग सेस कमीशन का क्या मतलब है। आफ्टर चार्जिंग मींस अगर जैसे मान लो जितना भी प्रॉफिट है उसमें से x माइनस किया, तो अब जो प्रॉफिट आया उसका 10% शुड बी इक्विवेलेंट टू x। तो उससे क्या होगा, अब जो 10% है वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो 10x बना यहाँ पे, 10x प्लस x, तो 11x इज इक्वल्स टू 58,335। तो अब अगर मैं आपको सिंपल बोलूं तो अगर 10% दे रखा है तो आपको क्या करना, जो प्रॉफिट आया
उसको डिवाइड विद 11 करना है। अगर 10% मतलब +1 कर देना है, सिंपल। अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँ, लेकिन ऐसा मत करना आप, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस आप माइंड में ये रखना जैसे मैंने आपको फॉर्मेट में समझाया। ये आपका क्या बन गया, ब्रांच अकाउंट बन गया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब आप समझो हमें हेड ऑफिस का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। अब हमें क्या बनाना है, हेड ऑफिस का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो हेड ऑफिस मीन्स जो ही हमारा ये क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है हमें, इसका जो क्या बोलते हैं, 2 मिनट। अब आप समझो कि अब हमें दिल्ली वाला अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो आप समझो कि दिल्ली में क्या था, सबसे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक जो था वो कितना था, ओपनिंग स्टॉक जो था हमारे पास वो था हमारे पास, अगर आप देख पा रहे हो तो सबसे पहले हमारा 2 ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, तो ये था इतना प्लस ये, ठीक है, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक था। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले 2 ओपनिंग स्टॉक। फिर हमने क्या किया, जितनी भी परचेजेस करी, 2 परचेज अकाउंट। परचेजेस कितनी हमारे पास, वो हमारे पास दे रखी है हेड ऑफिस दिल्ली ने जो परचेज करी है वो दैट अमाउंट्स टू रुपीज 44,07,000 है ना। तो इतनी परचेजेस है। लेकिन अब आप समझो इसमें से हमें वो जीएसटीबी वाला बैलेंस भी तो माइनस करना है। देखो जीएसटीबी वाली एंट्री क्या थी, जीएसटीबी वाली एंट्री थी जीएसटीबी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। मतलब क्या होना है, जीएसटीबी अकाउंट जो होगा ना वो परचेज से नॉक ऑफ होगा। तो इसका मतलब जो जीएसटीबी अकाउंट का जो बैलेंस था वो क्या होगा, परचेज में से माइनस होगा। तो जीएसटीबी अकाउंट का कितना बैलेंस था, 5,70,000। सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द आर परचेजेस। तो 2 ओपनिंग स्टॉक 2 परचेजेस है ना। तो हमने क्या किया, 2 ओपनिंग स्टॉक 2 परचेज, ये भी हमने पोस्ट कर दिया है। तो अगर आप देखो ओपनिंग स्टॉक हमने डाल दिया है ना, ओपनिंग स्टॉक हमने ऑलरेडी डाल चुका है ना। और अब देखो अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की भी फिगर है। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है क्वेश्चन में, हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 312 और 417250 है ना। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। और हमें सेल्स भी दे रखी है क्वेश्चन ने, जो हेड ऑफिस ने सेल्स करी है। तो हेड ऑफिस की सेल्स का क्या अमाउंट है, हेड ऑफिस की सेल्स का अमाउंट है आपका सिंपल दिस प्लस दिस। तो ये भी हमने ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। तो अगर हम टोटल सेल्स भी हमने डाल दी है तो ये भी हमारा पोस्ट हो चुका है। परचेजेस भी हमने पोस्ट कर दी है। बस परचेजेस में से आपको ये माइंड में रखना है कि ये जो जीएसटीबी का बैलेंस है ना, इट विल बी नॉट ऑफ फ्रॉम द परचेज अकाउंट। तो हमने क्या किया, ये परचेज अकाउंट से नॉक ऑफ कर दिया। क्योंकि देखो परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और यहाँ पे जो बैलेंस है ना वो परचेज का क्या है, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट में से क्रेडिट क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमने ये एंट्रीज डाल दी है। अब आप समझो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, हेड ऑफ दिल्ली ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ऑब्वियसली बात है 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में पिक्चर बनी, ठीक है। 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना रुपए है, ये आपके 383,275। तो अब देखो, अब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो टोटल आपका जो क्रेडिट साइड आ रही है वो कितनी आ रही है, इट कम्स आउट टू 53,17,350 है ना। तो इसका मतलब जो जीपी आएगा आपका 2 जीपी कितना आपका, तो इज इक्वल्स टू 53 माइनस 44,337,000 है ना। तो ये आपका 983,350 ये आपका जीपी है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो 433,70 है ना, इसमें ये वाला टोटल नहीं आ रहा, 383 वाला। तो हमारा ये इसलिए फिगर डॉलर आ रही है। तो हमें जो माइनस करना है ना वो करना है 472,0275। तो ये हमारा जो जीपी आ रहा है वो आ रहा है 597,075। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हमारा क्या आ रहा है 597,075। तो हमारा जीपी सही आ गया। तो आप देखो बाई जीपी है ना, बाई जीपी कितना आया 597,075। अब बाई ब्रांच का प्रॉफिट, ठीक है, ब्रांच का प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 53,032। ये भी हो चुका है अब हमारे पास। अब आप देखो क्या क्या चीजें हैं। अब देख, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आप देखो, आपको ध्यान से चलना है। देखो डेटर्स का जो बैलेंस है वो कितना है 73,250 है ना, 73,250। तो ये आप समझ लो कि ये नील हो गया। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, सारा पैसा रियलाइज कर लिया होगा हमने, है ना। तो ऑब्वियसली बात है इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस लेजर में। ये अब हमारा क्लियर हो गया लेजर, है ना। अब देखो कैश ऑन हैंड भी हमारा ऑलमोस्ट, अब देखो इसमें होना क्या चाहिए था ना, इन्हें हमें क्या बताना चाहिए था, क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पे कलेक्शंस देनी चाहिए थी, ठीक है। उससे क्या करना चाहिए था हमें कि ये लेजर अकाउंट बनाना चाहिए था, जैसे डेटर्स और कैश इन हैंड। लेकिन अब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितना कैश कलेक्शन हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो हम क्या करते हैं, फॉर द टाइम बिंग मान लेते हैं कि इसमें कोई भी खर्चा बुक नहीं होगा। मतलब क्या है ना, ये जो ओपनिंग क्लोजिंग जो बैलेंसेस है ना, ये क्या है, डेटर्स की रियलाइजेशन और क्रेडिटर्स की पेमेंट है। तो हम एक बार के लिए इसे सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि इसमें कुछ भी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस वाले आइटम नहीं है, ठीक है। अब आप समझो जो फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स और प्लांट एंड मशीनरी है, इसमें क्या होगा। अब देखो 21,500 के ऊपर हमें 10% से डेप्रिसिएशन लगाना था। तो इट कम्स आउट टू 21,150। तो अगर आप इसमें से इतना माइनस करो तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आ जाता है 19,350। तो इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है 2,150। तो हमारी सबसे पहली एंट्री होगी टू डेप्रिसिएशन।
तो ये कितना हुआ 2150, इसका 10%, ठीक है, इसका 10%। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। फिर आप देखो प्लांट एंड मशीनरी में जो डेप्रिसिएशन है ना वो है 15%। तो अब आप समझो कि कैसे ये आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। अब देखो 3,07,250 का तो ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी था। फिर आपको बोला गया है कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर मतलब 1 जनवरी को ही आपने 6,02,750 की प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी। तो इसका मतलब जो आपकी जो परचेजेस है 3,07,250 प्लस 6,07,250, तो अगर आप देखो इसका टोटल अगर करो 6,07,250 तो इसका टोटल आता है 9,14,500। तो इसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अगर अपन, तो कितने परसेंटेज डेप्रिसिएशन है, 8 मिनट, कुछ फिगर्स में गलती हुई है, इसका मतलब 3 लाख 8 मिनट, ये जो है ना। तो अब देखो ये जो डेप्रिसिएशन आ रहा है 2 मिनट, दिस प्लस 6,02,750, तो इतना आपका ग्रॉस प्लॉट था। इसके ऊपर आपको अगर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो इट कम्स आउट टू 1,36,500। तो अब अगर क्या करो आप इस बैलेंस, इसमें अगर आप एडिशन जोड़ो 6,02,750 माइनस करो अगर आप ये 8,36,500, तो इट विल कम आउट टू 773,500। मतलब हमारा क्लोजिंग बैलेंस टैली हो रहा है। हमें क्या करना चाहिए था हिसाब से, तो कैश इन हैंड और डेटर्स अकाउंट भी बनाना चाहिए था, लेकिन अब इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी हमें क्वेश्चन में ना, तो हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये सही होगा। वैसे एक काम करते हैं, लेट सपोज हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट भी बनाते हैं इसका। पता है कैसे बनाएंगे हम बनाते हैं इसका लेजर अकाउंट ऐसे। देखो ओपनिंग डेटर्स इतने थे, ठीक है, हमने जो सेल करी है वो इतनी सेल करी है ना, इतनी सेल करी है, और हमारे क्लोजिंग डेटर्स 0 है। तो इसका मतलब हमने सारा पैसा रियलाइज कर लिया है, ठीक है। तो सारा पैसा, अगर हमने सारा पैसा रियलाइज कर लिया है तो इसका मतलब हमारी जो टोटल रियलाइजेशन है वो आ रही है 5,32,350 है ना। अब आप समझो है ना, 5,32,000 नहीं 53,20,350 हमारा टोटल रियलाइजेशन आ रहा है। तो इतना रियलाइजेशन तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। प्लस हमारे पास ओपनिंग कैश बैलेंस था, प्लस हमें 6,13,250 हेड ब्रांच से मिले, और तब भी हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस जो था वो इतना बच गया। तो इसका मतलब इतने की हमने पेमेंट करी होगी फॉर आर एक्सपेंसेस। अब देखो अगर आप देख पा रहे हो तो 59,48,870 ये हमारी टोटल पेमेंट आनी चाहिए। तो अगर आप देखो परचेजेस हमारी कितनी थी, परचेजेस जो थी हमारी वो थी इज इक्वल्स टू सम ऑफ दिस। तो इसका मतलब हमने इसकी पेमेंट कर दी होगी, ऑब्वियसली बात है। तो 44 लाख रुपए तो ये हो गया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस की हमने पेमेंट करी होगी, प्लस ये जो 14,250 है इसकी भी हमने पेमेंट करी होगी। और देखो कोई पेमेंट हमने जो करी हो, और एक ये देखो 6,02,750 जो ये कैश परचेज किया हमने, इसकी पेमेंट करी है हमने 6,02,750 है ना, 6,02,750 की हमने पेमेंट करी है। हाँ, तो ये 6,02,750। तो ये देखो 54 अभी भी टैली नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 8 मिनट, दिस प्लस ये हमने हेड ऑफिस कैश से दिया। और देखो कोई एंट्री हम कोई मिस तो नहीं कर रहे, हेड ऑफिस कैश टू ब्रांच लेटर ये भी सारी हो गई, ये भी पेमेंट हो गई, ये भी हो गई, और कोई पेमेंट अगर हम कोई मिस तो नहीं कर रहे। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, हमें ये लेजर बनाना चाहिए था है ना, लेकिन इसमें कुछ है नहीं ऑप्शन। तो हम एक काम करते हैं, इसका मतलब ये हम टैली नहीं कर पाएंगे, मतलब अब मुश्किल है, इसमें कुछ पता नहीं लग पा रहा कि ये, मतलब हमें हिसाब से तो ये भी लेजर बनने चाहिए थे, लेकिन अब इन्होंने बनाया नहीं है। अब देखो इतना कैश हमारा होना चाहिए था टैली ना 594,870, लेकिन इधर आ नहीं रहा है। तो आप इसे ये समझ लो कि ये जो भी होगा ये टैली हो चुका होगा, ठीक है, लेकिन वैसे आपको बनाना चाहिए, ठीक है। तो 2 डेप्रिसिएशन कितना है, अब आप अगर समझ पा रहे हो तो आपको क्या करना है, ये मतलब आपको 8,36,500 इज आर डेप्रिसिएशन। तो ये भी अब हमारी एंट्री पोस्ट हो जाती है ना। अब आप देखो फिर ब्रांच का जो मैनेजर है उसकी सैलरी कितनी है, 2,000 रुपीज पर मंथ। यहाँ पे देखो 2,000 रुपीज पर मंथ है ना। तो ये क्या है आपका 2,000 इंटू 12, ठीक है, ये भी आपकी सैलरी बुक हो गई। 2 जनरल एक्सपेंसेस कितने आपके, ये भी 24,000 रुपए, तो 24,000 रुपए का ये बुक हो गया। अब आप देखो आपको 10% कमीशन देना है ऑन ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट्स, ठीक है। अब आप क्या करो, पहले ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट्स निकाल लो। तो ये क्रेडिट साइड है, इसमें से आप क्या करो डेबिट साइड माइनस कर दो। तो ये कितना आता है आपका, ये आता है दिस माइनस दिस, तो आ जाता है ये 463,457। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर 10% देना है आफ्टर चार्जिंग सिस कमीशन। तो वही एग्जांपल हम क्या मानते हैं, जैसे लेट सपोज 463,457 प्रॉफिट है हमारा, 463,457। अब x रुपए लेट सपोज कमीशन है, तो जो अब प्रॉफिट हमारे पास बचा वो कितना बचा, 463,457 माइनस x। इसका जो 10% होगा ना वो x के बराबर होना चाहिए। तो मतलब हमारी इक्वेशन बनी x इज इक्वल्स टू है ना,
x इज इक्वल्स टू आना 463 457 माइनस x इंटू 10% इंटू 10%। तो ये अब हमारी जर्नल एंट्री बनी। तो हमारी जर्नल एंट्री ये बनी 463। तो अगर अब मैं इसे सॉल्व आउट करूँ तो इट कम्स आउट टू x कम्स आउट टू 463 457 डिवाइड विथ 11। तो ये आता 42,132 है ना। तो 42,132 इज आवर कमीशन एंड द नेट प्रॉफिट कम्स आउट टू 421,325। तो ये आपका ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे।